गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मन लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 28, 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस देखेंगे। एक तो रिलेटेड है फ्रॉम नेशनल इशू अबाउट द 69th अमेंडमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे आज टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। ओके, ये न्यूज़ में है। देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, हम जैसे कि जानते हैं दैट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इंडिया हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड 5 गोल्स एट COP26, जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट गोल है दैट इज़ दैट India will add 500 gigawatt of renewable energy and India will become a net zero carbon emitter by 2070। तो उसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो रोल है स्पेशली इन दी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बट अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस भी हैं। तो उस चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, बोथ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन द ओपेड पेज। ओके, then we will study about the oil palm. Oil palm is again in the news, as you know कि oil palm जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल है जो कंज्यूम किया जाता है। इंडिया में भी अबाउट मोर देन 40% ऑफ कंजम्पशन इज़ पाम ऑयल। तो इसमें फिर से शॉर्टेज हो गई है। उस शॉर्टेज का रीज़न क्या है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं कि शॉर्टेज हुआ है, सिर्फ वॉर फैक्टर है या उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा उसको भी हम जानेंगे। देन वी हैव अबाउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स अबाउट द फ्यूचर ग्रुप डील। तो आप साल भर से देख रहे होंगे कि फ्यूचर ग्रुप के बारे में थोड़े थोड़े न्यूज़ आ रहे थे, ओके, बट पूरा इशू समझ में नहीं आ रहा था। बट आज एक्सप्लेनर सीरीज में फ्यूचर ग्रुप के बारे में एक आर्टिकल आया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज दिस सिंगल आर्टिकल विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। What is this future group versus Amazon and how Reliance has come into the picture and what is the current status. Then we will also study about the universal service obligation license। ये क्या होता है, ये एक फंड होता है, सॉरी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। व्हाट इज दिस और इस फंड में कुछ नया हुआ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। The first news is that states are not passing on fuel duty cut to people। So यहाँ पे एक बार मैं बस बता दे रहा हूँ कि जो हमारे पेट्रोलियम और डीजल होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम एंड डीजल, सो दिस पेट्रोलियम एंड डीजल दे आर नॉट द पार्ट ऑफ GST। ओके, तो अगर पेट्रोलियम डीजल GST के पार्ट नहीं बनते हैं तो इनके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगता है which is collected by center, and then state governments इसमें value added tax ऐड करती हैं, that makes the final price of petroleum and diesel। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेंटर ने सेंट्रल एक्साइज घटा भी दिया तो प्राइजेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इट डिपेंड्स कि उस स्टेट में वैल्यू एडिड टैक्स कितनी लग रही है क्रूड ऑयल के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस बिकॉज ऑफ दिस वॉर, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इट हैज़ touched a new high। So in past central government has reduced the excise to tame the prices, but अगर VAT अगर हाई रहा तो दाम कम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यही बात कह रहे हैं कि दैट फ्यूल प्राइसेस वर टू हाई इन सम स्टेट्स रूल्ड बाय BJP राइवल्स एंड दे वर नॉट पासिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द सेंटर्स एक्साइज ड्यूटी कट टू द पीपल। ओके, सो यहाँ पे अगर वैट रिड्यूस नहीं हुआ तो प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक फैक्चुअल न्यूज़ में आपको और देता हूँ कि ऑन जनवरी 1, 2015 नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद देयर इज वाइस चेयरमैन एंड CEO इज अमिताभ कांत। नाउ रिसेंटली अ न्यू वाइस चेयरमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द नीति आयोग, नेम दैट पर्सन इन द कमेंट बॉक्स। नाउ दिस नीति आयोग इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, दो अप्रोच होते हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, कि आदेश आया
और वो सबको करना है। दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच की इट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की हर जगह से प्लान आया फिर उसको इकट्ठा करके एक बड़ा सा प्लान बना जिसमें हर एक के नीड्स को उसके हर एक के नीड्स के हिसाब से पूरा प्लान बनता है, इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो नीति आयोग इट इज़ बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इट प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। द नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आते हैं फ्रेंड्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिल्ली शुड बी अंडर सेंटर्स कंट्रोल। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया। इसमें इस एक्ट ने जो है वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली के, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट है इसको बहुत ज़्यादा पावर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पोजीशन एक्सप्लेन किया है कि national capital Delhi, which is a sprawling metropolis, it should be under the control of center. And see, this is this statement which has been made over here, that Delhi cannot be left to the small mercies and smaller resources of the state legislature। मतलब कि दिल्ली which is the capital of India, तो पूरा जो दिल्ली का गवर्नेंस है इसको हम स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज द स्टेट लेजिस्लेचर first of all they have very meager resources and which cannot cater to the growing demand of the capital city। okay, so यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है दिल्ली का, ठीक है ना, तो देयर वाज 69th अमेंडमेंट, ठीक है। तो 69th अमेंडमेंट which was passed in 1992, it introduced the article 239AA एंड 239AB, ठीक है। 239AA में देयर इज अ प्रोविजन दैट देयर विल बी लेजिस्लेचर फॉर दिल्ली, ओके, देयर विल बी लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली, द टोटल मेंबर्स इन दिस लेजिस्लेचर विल बी 70 एंड द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी 10%, मतलब टोटल 7 इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। द सेकेंड इज दैट दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे उनको एडमिनिस्ट्रेटर न बोल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाएगा, ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर। देन आर्टिकल 239B it empowers the president to suspend the provisions of article 239AA in certain cases। it is just like the president's rule which is defined under article 356 of the constitution। अब इस आर्टिकल 239AA को इफेक्ट देने के लिए ही GNCTD एक्ट पास हुआ था, ओके, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, ठीक है। जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो ऑफिस यहाँ पे सेटअप किया गया। नाउ देयर वाज अ अमेंडमेंट इन 2021, ठीक है, विच रिप्लेस द टर्म गवर्नमेंट, ओके, विद द गवर्नमेंट ऑफ विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल एनी मैटर्स इज टू बी पास्ड, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बिना वो नहीं हो सकता है। सो हियर इट सिंपली मीन्स दिस अमेंडमेंट हैज सिंपली मेड दैट हु इज़ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, देन इट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से जो भी पास होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का उस पर एक पावर होगा। Okay, now what is the problem over here? So this is the last paragraph. So the Delhi government has argued that this new law, that is GNCTD Act 2021, it encroach on the scope of the assembly's core legislative functions by interfering with the power of the house to frame its own rule of business or to hold the government to account। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर पूरा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जाता है तो लेजिस्लेचर का जो पावर है टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन कौन दे रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ द नेक्स्ट इज SSLV डेवलपमेंट फ्लाइट्स लाइकली इन 2002। नाउ यहाँ पे इसरो की बात हो रही है, ओके। सो व्हाट इज SSLV? तो पहले इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। SSLV इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। सो it is also called as baby rocket। so small satellite launch vehicle का जो टारगेट है वो है 2000
2022. Okay, so it will be carried out from Satish Dhawan Space Center, which is in Sriharikota. Sriharikota is in Andhra Pradesh. Now, what is the aim of SSLV? See, so it is designed as a launch on demand and a cheaper alternative for placing small payloads in orbit. मतलब कि अगर हम हमारा जो पेलोड है या जो सैटेलाइट जो प्लेस करना है, अगर वो छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बड़ी सैटेलाइट, बड़ी रॉकेट्स लाइक PSLV एंड GSLV. PSLV इज़ पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको SSLV से कर सकते हैं, तो मिशन कॉस्ट जो होगा वो काफ़ी कम होगा. ओके, नाउ देयर विल बी माउंटिंग ऑप्शंस फॉर नैनो, माइक्रो एंड स्मॉल सैटेलाइट्स. Now this is the information about various rockets of ISRO. तो SSLV जो है इट इज़ अ 3 स्टेज रॉकेट. इसकी जो हाइट है वो 34 मीटर है और जो लिफ्ट ऑफ वेट है वो 120 टन है. अगर हम इसको कंपेयर करें पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, जिसको रिलायबल वर्क हॉर्स कहते हैं, PSLV को रिलायबल वर्क हॉर्स करते हैं, तो PSLV का जो हाइट है वो है 44 मीटर एंड इट हैज़ 4 स्टेजेस एंड इट हैज़ अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 320 टन्स. यहाँ पे कितना है 120 टन्स, यहाँ पे 320 टन्स फॉर इट्स एक्सेल वेरिएंस. द नेक्स्ट इज कि अगर हम PSLV को देखें तो उसके जो 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, सो इट इज़ लाइक सॉलिड लिक्विड स्टेजेस जो होते हैं, बट इसमें जो है SSLV में ऑल द 3 स्टेजेस इट विल बी सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट SSLV इज दैट it is being developed with the private participation and it will be able to place 500 kg of payloads in low earth orbit. ठीक है. Now friends, coming to important editorial about this, that is called as energy independence through hydrogen. So before I start with this, let me give you a brief information that a concept है that is called as green hydrogen. Okay, green hydrogen means the hydrogen which is produced by electrolysis of water using renewable energy, that is called as green hydrogen. ठीक है, मतलब हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं by using renewable energy for carrying out electrolysis of water. अगर हमने renewable energy की जगह पे अगर nuclear energy यूज़ किया for electrolysis of water, तो hydrogen which is obtained we call it as pink hydrogen. Okay, and if we are using coal, black or brown coal, so hydrogen will be called as black hydrogen or brown hydrogen. ठीक है, अब हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं. that in 2021 the conference of party 26, so in 2021 there was conference of party 26 to UNFCCC. What is the full form of UNFCCC? United Nations Framework Convention on Climate Change. So there was conference of party 26 meetings where all countries came and they discussed their climate change pathways and what they are going to do to limit the global rise of temperature to 1.5 degree Celsius. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने अपने लिए 5 गोल्स रखे हैं. ठीक है, ओके. इन 5 गोल में से एक गोल ये है कि इंडिया will install 500 gigawatt of renewable energy capacity. Second is that about 45% of India will become a net zero carbon emitter by 2070. And the third is that India will reduce its carbon emission by 1 billion ton. Okay, fine. So these are the 3 important goals out of the 5. Then the next is that 50% of energy consumption in India, ठीक है ना, sorry, energy generation in India, it will come from renewable energy. And India will reduce its carbon emission intensity by 45% by the year 2030. So these are the 5 climate goals of India announced at COP26. Now to achieve these climate goals, then we have to make a transition from fossil fuel to renewable fuels or clean fuels. तो हम लोग जो आज कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा एंड वी हैव टू फाइंड अदर क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल्स.
तो एक जो फ्यूल है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, जिसमें इंडिया इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है, दैट इज़ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. Hydrogen as a fuel. So accordingly, the Union Minister of Power, he has released a draft policy, national green hydrogen and ammonia policy. ठीक है. So this was released on February 17th, 2022, and it is going to address certain critical challenges which is to be faced by this sector for its growth. India aims to become the export hub of green hydrogen. ठीक है. अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स पहले देख लेते हैं. अगर इंडिया का अगर हम पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन देखें, सो इट इज़ अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज एंड इट इज़ 1/12 ऑफ द यूएस. उसके बाद अगर इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू इंक्रीज. ओके, सो ओवर हियर वी हैव टू take certain steps to make hydrogen as the part of our energy transition. तो यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है, इट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी लैंडस्केप ऑफ इंडिया. ठीक है. अच्छा, हाइड्रोजन का एक बेनिफिट क्या है? तो अगर आप ये पैराग्राफ देखेंगे तो हाइड्रोजन का एक जो बेनिफिट है वो ये है कि हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल and for a longer duration. Okay, so here we can make hydrogen for producing electricity also, and it will help in India to achieve the target of 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030. ठीक है. अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में. ठीक है. तो जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर. दीज आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग सेक्टर्स इन इंडिया. तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन में अगर डीकार्बनाइज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जो फ्यूल सेल व्हीकल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, ओके, दे हैव एडवांटेज दैट दे कैन बी fueled very faster and they have the long driving range and it makes ideal for long haul transportation. अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी का ये एक डिसएडवांटेज है कि उनको लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन, लंबे जर्नी के लिए उसको ज़्यादा यूज़ नहीं हम कर सकते. ठीक है. सो ओवर हियर देयर इज़ अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट दैट वी कैन मेक अ ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन. अब अगर हम इंडिया के कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया का जो करंट कंजम्पशन है हाइड्रोजन का, इट इज़ 7 मेट्रिक टन इन 2020. बाय 2050 इट विल बिकम 28 मेट्रिक टन. अगर हम इसमें ये भी समझें कि इंडिया हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट भी करेगा तो अगर 25% अगर हम ऐड भी कर दें तो द टोटल हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट बाय 2050 विल बी 35 मेट्रिक टन. ओके. उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. सो अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात करें, ठीक है, सो दैट इंडिया वुड रिक्वायर 192 गीगावाट टू 224 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स बाय 2050. अब अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस का इन 2021, सो इट इज़ करेंटली 300 मेगावाट. ठीक है. और अगर हम देखें कि इंडिया को खुद कितना लग सकता है इलेक्ट्रोलाइजर by 2050, okay, so India itself will require an electrolyzer capacity of 640 to 750 times the current global capacity of by 2050. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑथर कह रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड की ज़रूरत है, एक रैपिड प्रोडक्शन की ज़रूरत है जिसके लिए हमारे पास पहले से ही रोड मैप तैयार होना चाहिए. ठीक है. तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर डिमांड करें तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन उसके हिसाब से तो इंडिया को 110 से 130% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा बाय 2050. तो इन सब चीज़ों के लिए वी शुड हैव अ रोड मैप. ओके. द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ ऑफ वाटर. हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें 9 लीटर वाटर चाहिए. ठीक है. तो इस चैलेंज को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि जो कंज्यूमर्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो हमेशा डिमांड करते हैं कि फ्यूल कॉस्ट कम हो.
ठीक है, द फ्यूल कॉस्ट शुड बी लेस, एंड देन देयर शुड बी एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एक्सेस। तो फ्यूल कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए। तो वो पॉसिबल कैसे है? अगर हम प्रोडक्शन स्केल को बढ़ा दें तो हम फ्यूल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ओके, नाउ ओवर हियर द ऑथर सजेस्ट सर्टन स्ट्रैटेजी। तो दो टाइप के स्ट्रैटेजीज उन्होंने सजेस्ट किया है, एक डिमांड साइड का और एक सप्लाई साइड का। सो डिमांड साइड में वो कहते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डिमांड फॉर हाइड्रोजन फ्यूल। तो यहाँ पे हम कैसे इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर्स में हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग द इनिशियल डिमांड विद सर्टन इंसेंटिव्स। वी कैन मेक देम टू यूज़ हाइड्रोजन फ्यूल इंस्टेड ऑफ कोल और पेट्रोलियम। सेकेंड इज़ कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ओके, दे कैन बी इंसेंटिवाइज्ड फॉर हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स, ओके, एंड दे कैन ट्रांजिट टू क्लीनर फ्यूल फॉर मेकिंग स्टील एंड सीमेंट। उसके बाद वी कैन ब्लेंड हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस which will act as a big booster. Okay, the next is there needs to be de-incentivize carbon. तो हम de-incentivize कैसे करेंगे कार्बन को? by introducing the carbon tariff just like the European countries are doing. उसके बाद ये तो हो गया डिमांड कि that in this way we can create the demand of hydrogen in India। कि अगर हमने कार्बन टैरिफ लगा दिया, हमने हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड कर दिया, हमने अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को टारगेट दिया that you have to become a low emitter and then they can make a transition to hydrogen based products। अब सप्लाई साइड जो प्रॉब्लम है कि अगर सब लोग हाइड्रोजन मांगने लगेंगे तो हाइड्रोजन का उतना सप्लाई भी होना चाहिए, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें? तो द थिंग इज द फर्स्ट स्टेप इज दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए R&D होना चाहिए जिसका टारगेट होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल कॉस्ट है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू फॉसिल फ्यूल्स। Second is that we should leverage SATAT scheme. Okay, this SATAT scheme is sustainable alternative towards affordable transportation। इस स्कीम को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस 500 metric ton of million metric ton of compressed biogas and we can use this biogas for converting it into hydrogen। देन हमको वायबिलिटी गैप फंडिंग करना पड़ेगा फॉर दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर हाइड्रोजन फ्यूल। ओके, देन वी हैव टू यूज़ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइजर इन इंडिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है इंडिया में। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज द इलेक्ट्रोलाइसिस मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद we have to put focus on reducing the cost of these electrolyzers by implementing the product linked incentive scheme। all these steps taken, okay, then India can become the global hub for electrolyzer manufacturing and green hydrogen। the next is we can integrate the green hydrogen with India's PM Gati Shakti master plan, which is the plan for multimodal connectivity by integrating 16 ministries। The next topic is Indonesia's palm oil export ban। so this is the issue about the palm oil export ban। तो Indonesia is the largest producer of palm oil and Malaysia is the second largest producer of palm oil, ठीक है। तो यहाँ पे the whole issue is that कि because of the COVID-19 crisis and then Russia-Ukraine crisis, the prices of crude palm oil is increasing in the global market। तो अगर ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर क्या हो गया, इंडोनेशिया में भी प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने वहाँ पे कैपिंग लगा दी, ठीक है, प्राइस पे कैपिंग लगा दी। अब जो ट्रेडर्स हैं क्रूड पाम ऑयल का, उनको एक्सपोर्ट करना इस वक्त प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि दे नो दैट दे हैव मोर मार्जिन्स ओवर देयर। सो और गवर्नमेंट ने क्योंकि कैपिंग लगा दी प्राइस पे तो उनको अपने देश में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सो दे स्टार्टेड होल्डिंग। एंड इन सम केसेस द इंडोनेशियन गवर्नमेंट आर सेइंग दैट traders are also involved in obtaining the license illicitly for exporting the palm oil। सेकेंड इज़ मलेशिया में क्या प्रॉब्लम हो गया, मलेशिया में ये प्रॉब्लम हो गया कि मलेशिया विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, बट ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम्स ओवर देयर द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल हैज़ डिक्रीज्ड। अब आप कहेंगे कि सर अगर पाम ऑयल में प्रॉब्लम है
तो हम बाकी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं सोयाबीन ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, वी कैन ऑल्सो यूज़ कैनोला, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, सोयाबीन के साथ, कैनोला के साथ और सनफ्लावर के साथ। तो अब देखिए सोयाबीन, ठीक है, जो अगर आप देखेंगे कि अर्जेंटीना उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सोयाबीन को, तो अर्जेंटीना में उसका प्रोडक्शन नीचे चले गया है, ठीक है। फिर कैनोला ऑयल या रेपसीड ऑयल, इट्स प्रोडक्शन वाज हिट इन कनाडा ड्यू टू ड्राउट, एंड देन सनफ्लावर ऑयल इज़ हिट बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया क्राइसिस। तो इन सब की वजह से क्रूड पाम ऑयल का प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये दैट इंडोनेशिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ पाम ऑयल, ठीक। अब अगर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, सो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पाम ऑयल विच मेक्स अप 40% ऑफ इट्स वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन, and India meets half of its annual need of palm oil from Indonesia. So definitely the price rise in Indonesia, और अब वहाँ के गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, that no export of palm oil will be done from Indonesia. So definitely it is going to increase the palm oil cost in India also. Fine. So अगर हम देखेंगे कि it is definitely going to impact the inflation figures. So already our core consumer price index is over 6%, WPI index is over 14%, and this is likely to increase. Fine. So if you will just see India, so यहाँ पे अगर देखेंगे तो there is 38% rise in the landed cost of CPO in India. सोयाबीन के प्राइस में भी बढ़ चुके हैं, ठीक है, by 29%, and sunflower oil, okay, which 90% is obtained from Russia and Ukraine, ये तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। अब क्या इंडिया ने कोई अपना प्लान बनाया है अगर ग्लोबल प्रोडक्शन में कुछ फ्लक्चुएशंस है और प्राइस राइज है? सो येस, इंडिया गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ प्लान दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, नेशनल मिशन एंड एडिबल ऑयल पाम ऑयल, ठीक है। ये एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल इन इंडिया, और इसमें जो दो एरिया हैं जो फोकस में रहेंगे, वन विल बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकेंड विल बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस यू हैव टू रीड because this will explain everything about the Future Group. So Future Group, which was struggling with its debt, it entered into deal with first with Amazon, ठीक है, and for future coupon. उसके बाद Future Group it also entered in deal with Reliance, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि Amazon ने रिलायंस के जो रिलायंस का टेक ओवर था, सम ऑफ द स्टोर्स वेयर ओवरटेकन बाय फ्यूचर और बाय रिलायंस, तो इसको चैलेंज किया अमेज़ॉन ने, ठीक है, इंडिया में भी और सिंगापुर में भी, आर्बिट्रेशन काउंसिल में भी, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि फ्यूचर ग्रुप का जो ये पूरा चल रहा है अमेज़ॉन और रिलायंस के साथ, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। नाउ दैट हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू पे फॉर, तो जो फ्यूचर ग्रुप के जो सेक्योर्ड लैंडर्स थे, द सेक्योर्ड लैंडर्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप, नाउ सिंस देयर इज नो क्लैरिटी रिलेटेड टू दिस डील, सो नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट फ्यूचर ग्रुप, ओके। सो इट विल स्टार्ट, इट विल टेक टाइम बट इट विल स्टार्ट। उसके बाद ये क्यों हुआ, क्योंकि रिलायंस ने बोला कि दैट रिलायंस इज विदड्रॉइंग फ्रॉम द ₹24,713 करोड़ डील दैट वुड हैव अलाउड द टेक ओवर ऑफ फ्यूचर ग्रुप बाय रिलायंस, ओके। ये रिलायंस ने कब बोला? रिलायंस ने तब बोला जब जो सेक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं फ्यूचर ग्रुप के, when they rejected the proposal for a large transaction between future groups and retail arm of Reliance Industries Limited, ठीक है, because they rejected this deal between future group and Reliance, okay. Now the next news is plan for 4G upgrade in left wing affected areas और left wing extremist areas, या जिसको हम माओइस्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2G
सर्विसेज यूज़ होता है, बट इसको अब अपग्रेड किया जाएगा 4G में। ठीक, अब ये जो फंड जो यूज़ होने वाला है फॉर अपग्रेडिंग फ्रॉम 2G मोबाइल सर्विसेज टू 4G इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, ये कहाँ से आने वाला है? इट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ओके, नाउ व्हाट इज दिस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड? ये यूनियन बजट में भी इसका मेंशन था, सो USOF। नाउ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर Indian Telegraph Act of 1885 and it was established in the year 2003. The fund for USOF, it comes from Universal Service Levy. क्या है नाम? यूनिवर्सल सर्विस लेवी। ये लेवी 5% का होता है, जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनका जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है AGR, उस पर 5% का लेवी लगता है, और ये लेवी डिपॉजिट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एंड देन इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ फॉर अपग्रेडिंग द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैकवर्ड एरियाज। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.